than that of methylamine. ये थर्ड का पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो इसमें जो टर्म आ रही है पी के बी क्या होता है कि अपने पास कोई भी बेस है, जैसे कि हम ले लेते हैं अमोनिया एक बेस होता है और ये अपने पास एसिड है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ जो हम एसिड बेस रिएक्शन देख रहे हैं ये ब्रोंस्टेड एसिड और लॉरी जो बेस और एसिड रिएक्शन होती है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्रोंस्टेड बेस वो होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है और ब्रोंस्टेड एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनर होता है। तो अमोनिया क्या करता है, एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और इसके जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एसिड के वो ए के पास रहेंगे, जिससे ये एनाइन का फॉर्मेशन करता है, NH4 पॉजिटिव आयन प्लस A नेगेटिव, ठीक है। और इन दोनों का जो रिएक्शन कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो है Kb। और Kb इक्वल्स टू हम लिखते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव एनायन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया NH3 एंड एसिड। ये इक्वेशन हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में Kb जो है वो क्या बता रहा है हमें, NH4 और A- का फॉर्मेशन बता रहा है। यानी कि Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जो बेस होता है उसकी बेसिसिटी उतनी ही हायर रहेगी। जिसके लिए Kb की वैल्यू हाई रहेगा वो अच्छा बेस होगा, इज़ ए गुड बेस। और जिसके लिए Kb की वैल्यू लो रहेगी उसके लिए बेसिसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, तो वो अच्छा बेस नहीं होगा। अब यहाँ जो हम Pkb जो वैल्यू देख रहे हैं, Pkb क्या होता है, जैसे कि हम pH निकालते हैं, pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। ये हम pH के लिए यूज करते हैं फॉर्मूला। तो वैसे ही हम यहाँ ऑर्गेनिक एसिड और बेस के लिए pKa और pKb यूज करते हैं। pKa एसिड के लिए होता है और pKb बेस के लिए यूज होने वाला एक टर्म है। तो अगर हम इस pH को रिप्लेस कर देते हैं pKb से, तो माइनस लॉग H आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या आ जाएगा, NH4 आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ ये जो H आयन और A प्रोडक्ट है इनकी कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो रही है, Kb के बराबर हो रही है। तो यहाँ हो जाएगा Kb। अब ये जो Pkb है ये एक्चुअल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है Kb के, यानी कि नेगेटिव लॉग है तो नेगेटिव का मतलब इन्वर्सली रहेगा वो उसके साथ। तो Pkb वैल्यू अगर इंक्रीज होती है किसी के लिए तो Kb की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। Kb की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो बेसिसिटी जो टर्म होता है वो उसके लिए क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में अगर Pkb वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, Kb की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो बेसिसिटी उसके लिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर Pkb ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ द मिथाइलेमीन। इसका मतलब है कि एनिलीन का Pkb ज़्यादा है, तो जिसके लिए Pkb की वैल्यू हाई रहेगी उसके लिए Kb की वैल्यू लोअर रहेगी, और Kb की वैल्यू लोअर रहेगी तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है कि एनिलीन जो होता है वो रेजोनेंस के कारण प्रोटॉन एक्सेप्टर कम होता है।
क्योंकि रेजोनेंस के कारण नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो रिंग के साथ क्या रहेंगे, रेजोनेंस में रहेंगे। इसके कारण नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो प्रोटॉन को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसके कारण इसका जो पीकेबी वैल्यू है वो क्या हो जाता है, हायर हो जाता है। जैसे ये एनिलीन है, ये इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये हम एसिड ले लेते हैं, तो इसके लिए जो पीकेबी वैल्यू है वो हायर रहेगी, जबकि केबी की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। NH3 पॉजिटिव और A नेगेटिव। जबकि मिथाइलेमीन है CH3NH2 प्लस HA, इसके लिए केबी का वैल्यू हायर रहेगा। R ये CH3NH3 पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। तो इसके हायर होने का कारण होता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस से इसमें जो आयन बनता है वो लेस स्टेबल होता है, और ये अगर लेस स्टेबल है तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेसिसिटी कम होने के कारण उसका पीकेबी वैल्यू क्या रहेगा, हायर रहेगा। तो बस यही इसका रीज़न होगा, द पीकेबी ऑफ एनिलीन इज हायर देन मिथाइल एमीन ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के कारण इसकी बेसिसिटी डिक्रीज होगी और पीकेबी वैल्यू क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जिसके लिए पीकेबी वैल्यू हायर है उसका केबी का वैल्यू कम होगा, तो केबी वैल्यू कम होगा तो बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। पीकेबी वैल्यू लोअर हो रहा है, केबी की वैल्यू हाई होगी, बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका दूसरा क्वेश्चन है, ethyl amine is soluble in a water whereas aniline is not. Ethyl amine is soluble in water whereas aniline is not. इसका क्या कारण है, इथाइल एमीन सोल्यूबल है जबकि एनिलीन इनसोल्यूबल है। देखो इथाइल एमीन में होता है C2H5NH2 और एनिलीन में होता है एरोमेटिक रिंग और NH2। एरोमेटिक रिंग क्या होती है, मोर हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर रिपेलिंग ज़्यादा होता है। तो ये वाटर रिपेलिंग ज़्यादा होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि इथाइल एमीन इसमें कार्बन के नंबर कम है कंपेयर टू बेंजीन। बेंजीन में C6 कार्बन है और जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ती है तो वाटर में सॉल्युबिलिटी इनकी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, बिकॉज कार्बन इज अ हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर रिपेलिंग। तो जो वाटर रिपेलिंग होगा वो लेस सॉल्युबल होगा, ठीक है। इसी कारण इथाइल एमीन की सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में एनिलीन से क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिथाइल एमीन इन वाटर रिएक्ट्स विद द फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। मिथाइल एमीन in water reacts with the ferric chloride, reacts with ferric chloride, okay, to precipitate hydrated ferric oxide।
to precipitate hydrated ferric hydroxide। ये क्वेश्चन है थर्ड। तो मिथाइलएमीन प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, तो इसमें देखिए मिथाइलएमीन हो गया CH3NH2 एंड वाटर हो गया HOH, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इन दोनों की रिएक्शन होगी तो ये क्या करेगा, इसको H+ एक्सेप्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन गेन कर लेगा। तो CH3NH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो Fe+3 जो आयन है फेरिक क्लोराइड FeCl3, इस फेरिक क्लोराइड के साथ ये रिएक्ट करता है 3OH- आयन और ये बना लेता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होता है वाटर में और ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा एज ए ग्रीन PPT। इसकी जो PPT कलर होती है वो क्या होती है, ग्रीन PPT में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो मिथाइलएमीन की प्रेजेंस में अपन हम रिएक्शन करेंगे FeCl3 का, यानी कि फेरिक आयन का। तो फेरिक आयन जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है किसमें, फेरिक हाइड्रोक्साइड में। तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखो। Although amino group is ortho and para directing in aromatic electrophilic substitution reaction, aniline or nitration gives substantial amount of meta-nitroaniline। ये मैंने चैप्टर पढ़ा है, तभी भी आपको बताया था। फोर्थ क्वेश्चन है इसका। Although amino group NH2 is ortho and para directing in aromatic electrophilic substitution reaction, in aromatic electrophilic substitution reaction, aniline or nitration gives a substantial amount of meta-nitroaniline, तो इसकी क्या वजह है? एक्चुअल में एनिलीन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है एरोमेटिक रिंग में टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस एनिलीन के जो नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो रेजोनेंस के कारण ऑर्थो पैरा जो पोजीशंस होती है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से इसकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक, उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है अपकमिंग, वो उसकी ऑर्थो पैरा डायरेक्शन को प्रेफरेंशियली क्या करता है, सिलेक्ट करता है अटैक करने के लिए। लेकिन एनिलीन के केसेस में ऑर्थो पैरा के साथ साथ एक
ज़्यादा मात्रा में मेटा नाइट्रोएनिलीन भी बन जाता है। यानी कि जनरली हम इसकी रिएक्शन में ये देखते हैं, ये एनिलीन है, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HNO3 एंड प्लस कंसंट्रेट H2SO4। तो प्रोडक्ट जो होता है इसमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट के साथ मेटा भी इसमें ऑब्टेंड होता है। NH2 NO2 NH2 मेटा नाइट्रोएनिलीन एंड ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन। तो ये पैरा प्रोडक्ट है, पैरा नाइट्रो, ये मेटा नाइट्रो और ये ऑर्थो नाइट्रो। इसमें पैरा नाइट्रो है वो 51% ऑप्टेंड होता है, ये 47% ऑप्टेंड होता है और ये अपना जो है वो 2% ऑप्टेंड होता है। तो मेटा नाइट्रो का इतना अमाउंट क्यों बना, इसका क्या रीज़न है? तो देखो, जो एमाइंस होते हैं, एरोमेटिक और एलिफेटिक एमाइंस, ये क्या होते हैं? ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं। तो एसिड के प्रेजेंस में ये क्या करेंगे? प्रोटॉन गेन करेंगे। तो अगर एनिलीन प्रोटॉन गेन कर लेता है, एनिलीन को अगर प्रोटॉन मिल जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप NH3 पॉजिटिव। अब ये जो NH3 पॉजिटिव यहाँ पर बना है, इसमें NH3 क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। तो अब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, विड्रॉ करने के कारण इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाती है। इसकी वजह से मेटा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच रहती है और मेटा पोजीशन पे हमें पता है रेजोनेंस नहीं होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएंगे, वो यही रहेंगे। लेकिन ऑर्थो पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? पुअर हो जाएगी। तो यही कारण होता है मेटा नाइट्रोएनिलीन की एक अच्छी मात्रा बनना ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। तो ये इसका पॉसिबल आंसर रहेगा कि वाई द मेटा नाइट्रोएनिलीन इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस आयन नॉन एज एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। इसके कारण ये नहीं बनता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा बन जाएगी इसकी मात्रा। और ऑर्थो पोजीशन सबसे पुअर होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, इसकी वजह से इसकी जो अमाउंट है वो सबसे कम ऑब्टेंड होता है कंपेयर टू पैरा पोजीशंस। पैरा पोजीशंस की जो अमाउंट है वो हमें 51% मिलती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं। और NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एसिटिलेशन रिएक्शन फॉलो करना पड़ता है। एसिटिलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हम एनिलीन की रिएक्शन एसिल हैलाइड से करवाएंगे, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्ट हो जाएगा तो ये आयन जो है वो नहीं बनता। तो उस केस में हमें पैरा प्रोडक्ट जो है वो अच्छी मात्रा में मिल सकता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। फिफ्थ है, एनिलीन डज नॉट undergo Friedel-Crafts reaction। तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता, इसका देखो कारण क्या है। अभी हमने जो डिस्कस किया था वही था। देखो, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड में होता है। ये NH2 हो गया और ये हमने RX ले लिया, और ये जो रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में होगी? AlCl3 के प्रेजेंस में। और AlCl3 क्या होता है? लुईस एसिड होता है। और जो एमाइंस है वो ऑल्सो बिहेव एज ए लुईस बेस।
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये डोनर होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन गेनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो एल्यूमिनियम जो है वो डायरेक्टली इस नाइट्रोजन से जुड़ जाता है बाय विड्रॉविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनिलीन नाइट्रोजन। NH2 पॉजिटिव एंड AlCl3 नेगेटिव। तो इसमें ये आयन बनने के कारण इसमें जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है वो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि लुईस एसिड डायरेक्टली उस एमिनो ग्रुप से जुड़ जाता है, जिसके वजह से नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होने के कारण जो इलेक्ट्रोफाइल हम जोड़ते हैं R पॉजिटिव, या फिर हम इसमें क्या ले सकते हैं एसिलेशन CO एसिल ग्रुप, क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एरोमेटिक की ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाता है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड विच डायरेक्टली बॉन्डेड विद द नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन बिकम्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप विच विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड मेक्स द एनिलीन वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इसलिए ये जो एनिलीन्स होते हैं, एरोमेटिक एमाइंस होते हैं, वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6th, डाइएजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एमाइंस amines are more stable than aliphatic amines। एरोमेटिक एमाइंस जो डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू एलिफेटिक एमाइंस, क्योंकि इसका रीज़न है रेजोनेंस। ये एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है, जबकि ये एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है। एरोमेटिक में रेजोनेंस के कारण ये स्टेबलाइज हो जाता है, इसमें हम रेजोनेंस बना सकते हैं, और रेजोनेंस के कारण ये जो डाई जो सॉल्ट है वो स्टेबलाइज हो जाता है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और आगे इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनती रहेगी, लेकिन इसमें रेजोनेंस होता नहीं है, इसलिए कम स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट आर ग्रेटर देन द एलिफेटिक डाइजो सॉल्ट ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसका पॉसिबल आंसर यही रहेगा। ओके, तो ये इनके क्वेश्चंस थे। थर्ड क्वेश्चन थे, थर्ड में 6 क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज प्रेफर्ड फॉर द सिंथेसाइजिंग प्राइमरी एमाइंस। ये प्राइमरी एमाइंस के लिए सिंथेसाइजिंग होता है, क्योंकि थैलेमाइड सिंथेसिस में अपन क्या यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं थैलेमाइड कंपाउंड, ये यूज करते हैं। अगर हम इसमें 2 डिग्री या 3 डिग्री बनाना चाहते हैं तो उसमें नाइट्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और वो रिएक्शन करेगा नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम इसके जो अगले वाले क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।